जनाब कल हमारी कहानी रुक गई थी चैप्टर नंबर 6 के ऊपर आके। 6 में से हम लोगों ने जो उसका एक इंडिपेंडेंट टॉपिक था वो कवर कर लिया था, दैट वाज अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। 6 के बाकी कुछ एरियाज रह गए थे मगर इसके पास पेपर्स मैंने अपलोड कर दिए थे, होपफुली देख लिए होंगे, लग नहीं रहा मुझे। खैर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 इस बेसिकली परफॉर्मेंस के ऊपर है और इसमें पहले हम लोग बात कर लेते हैं डिस्चार्ज के ऊपर। किसके ऊपर बात कर लेते हैं? डिस्चार्ज के ऊपर, कि एक कॉन्ट्रैक्ट को आप डिस्चार्ज कैसे कर सकते हैं। डिस्चार्ज कहते हैं ख़त्म कैसे कर सकते हैं। तो कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ रीजंस हैं। पहला, जब प्रॉमिसर और प्रॉमिसी दोनों उसको फुलफ़िल कर दें। तो जब वादा पूरा हो जाए तो वादा रहता है नहीं, ख़त्म हो जाता है। तो जब आपने परफॉर्मेंस दे दी, जब प्रॉमिसर ने अपनी चीज़ कंप्लीट कर दी है, दूसरी पार्टी ने भी कंप्लीट कर दी है, किसी में कोई ख़राबी नहीं है, सब कुछ ओके है, तो टेक्निकली जब आपने परफॉर्मेंस दे दी तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? आपका डिस्चार्ज हो गया। इसी तरह अगर एक पार्टी परफॉर्मेंस ना दे, ब्रीच कर जाए, क्या कर जाए? ब्रीच कर जाए, तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इफ़ एनी प्रॉमिसी निगलेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू अफोर्ड द प्रॉमिसर, टेक्निकली वो निगलेक्ट कर रहा है, वो परफॉर्मेंस देना नहीं चाहता और दूसरी पार्टी उससे परफॉर्मेंस फिर बाद में मांगती भी नहीं है, ख़त्म ही कर देती है, उसको एक्सक्यूज़ दे देती है, तो इट मीन्स अब दोनों ने मिलकर क्या फ़ैसला किया कि अब ये पूरा नहीं होगा। इसमें हमारे पास कुछ अल्फाज आते हैं, ये 5, ज़रा पढ़िएगा 5 अल्फाज कौन से हैं? नोवेशन, रिसेशन, ऑल्टरेशन, रेमिशन और वेवर। नोवेशन कहते हैं जब आप पुराने वाले को पक्का कैंसिल करके एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट कायम कर लेते हैं। N फॉर नोवेशन एंड N फॉर न्यू, N फॉर नोवेशन एंड N फॉर न्यू। तो जब आप एक नया कॉन्ट्रैक्ट ले आते हैं, पुराने के मुकाबले में पुराने वाले को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, किससे? न्यू कॉन्ट्रैक्ट से। अब ये नया कॉन्ट्रैक्ट कैन बी बिटवीन द सेम पार्टीज एंड इट कैन बी बिटवीन डिफरेंट पार्टीज। भाई आप लोग कॉलेज में आए एडमिशन कराने के लिए, आपने कहा जी मुझे लॉ में एडमिशन चाहिए। 2 दिन बाद आपको याद आया कि नहीं यार लॉ में नहीं पढ़ना, मुझे तो डाटा पढ़ना था। कॉलेज वालों के पास आए, आपने कहा सर वो हमने तो फॉर्म फिल किया था BLD का, मुझे पढ़ना दिया सर। तो अब कॉलेज के पास पहली ऑप्शन क्या है? आपका फॉर्म निकाले, फॉर्म फाड़ दे और एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाए, एक नया फॉर्म बनाए। इट इज़ कॉल्ड नोवेशन। ऑप्शन नंबर 2, ऑल्ट्रेशन। उसी फॉर्म के ऊपर काट के लिख दे DSR और आपके भी साइन ले ले और अपने भी साइन कर दे। ये क्या है? ऑल्ट्रेशन, जिसमें आप वेरिएशन लेके आ रहे हैं एग्जिस्टिंग टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। आप क्या लेके आ रहे हैं? वेरिएशंस लेके आ रहे हैं एग्जिस्टिंग टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ये क्या कहलाता है? ऑल्ट्रेशन। रेसिशन कहते हैं कि आपने पूरा का पूरा एग्रीमेंट ही कैंसिल कर दिया, पूरा का पूरा एग्रीमेंट ही क्या कर दिया है? कैंसिल कर दिया है, रिस्काइंड कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। इट इज़ कॉल्ड रेसिशन। इट इज़ कॉल्ड रेसिशन कि आपने कहा मैंने पढ़ना ही नहीं है, तो कॉलेज ने कहा ठीक है ये रहे तुम्हारे पैसे, तुम जाओ। चौथा क्या है? रेमिशन। 5वां वेवर। इन दोनों में फ़र्क समझ लें। रेमिशन का वर्ड निकला है रेमिटेंस से, पैसे से। तो जब आप कम अमाउंट एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो अमाउंट इनिशियली आपने तय की थी, या आपने तय किया था कि हम आपसे लेंगे 20,000, जब पेमेंट करने की बारी आई तो आपने कहा मेरे पास 15 ही है, उससे ज़्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। दिस इज़ कॉल्ड रेमिशन। वेवर ये है कि आप अपना एक लीगल राइट छोड़ रहे हैं। आपने कहा था कि मैं ये 6 कुर्सियाँ लूँगा 600 रुपये की, जब कुर्सियाँ डिलीवर करने की बारी आई तो महंगाई हो गई। अब 600 रुपये में 5 कुर्सियाँ ही आ सकती हैं,
मगर तय क्या हुआ था 6 का। तो अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट से, दोनों की बाहमी रजामंदी से 5 कुर्सियाँ प्रोवाइड की जा रही हैं 6 की बजाय, इट मीन्स कि आप एक कुर्सी जो आपकी बनती थी, आप उसका लीगल राइट क्या कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। आप कम पे खुश हैं, तो ये क्या कहलाएगा, वेवर। ये क्या कहलाएगा दोस्त, वेवर कहलाएगा। तो 5 चीज़ें हो सकती हैं। नंबर 1, या नोवेशन या रिसेशन या ऑल्ट्रेशन या रिमिशन या वेवर। ये बात समझ आती है। अच्छा, अब पीछे आते हैं। कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज्ड, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज ईदर बाय परफॉर्मेंस, या तो आप परफॉर्म कर दें, कहानी ख़त्म, और व्हेन कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस बिटवीन द पार्टीज आर टर्मिनेटेड, डिस्चार्ज ड्यू टू प्रोमिसरी रिफ्यूज़ल और निगलेक्ट। एक बंदा परफॉर्म ही नहीं कर रहा, आपको बार बार निगलेक्ट कर रहा है, तो क्या दूसरा बंदा परफॉर्मेंस देगा, नहीं देगा। जब पहला भी नहीं दे रहा, दूसरा भी नहीं दे रहा, इट मीन्स कि ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट ही क्या हो गया, आपका डिस्चार्ज हो गया। फिर रेस्ट्रिक्शन के साथ हो सकता है, इसके बारे में हम लोगों ने तफसीलन बात कर ली कि ये 5 बातें क्या हैं। अच्छा, अब ICAP की किताब में इन 5 को उसने एक सिंगल लाइन में बताया हुआ। जब आप किताब को रीड करेंगे तो ये सिंगल लाइन में उसने तीनों को इकट्ठा ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो टेक्निकली आपको इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर मज़ीद कुछ बातें डिस्चार्ज को लेके। कहता जी कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज इफ़ द परफॉर्मेंस बिकम इम्पॉसिबल। अब परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती, कुछ ऐसा हो गया है कि अब वो परफॉर्मेंस दी ही नहीं जा सकती। तो जब दी ही नहीं जा सकती तो पैसे फिर क्यों दिए जाए। When performance become impossible in whole or in part due to destruction of specific things, due to destruction of specific things, जो चीज़ आपने डिमांड की थी वही चीज़ ख़राब हो गई, तो क्या ऑब्जेक्ट मौजूद है जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, नहीं। जब ऑब्जेक्ट ही मौजूद नहीं है तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। अगर वो टाइम फिक्स था और टाइम ख़त्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। इसी तरह अगर वो हैपन होना था, याद है चैप्टर 5, टाइम एलिमेंट था, परफॉर्मेंस डिपेंड कर रही थी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के ऊपर, वो वाला पॉइंट। फिर एनी एग्रीमेंट एंटर्ड एज अ सब्सटीट्यूट और इन कंटेम्पलेशन ऑफ सच डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड। अगर एक के साथ कोई दूसरा भी जुड़ा हुआ था कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा तो मैं दूसरे की तरफ आऊँगा, जब पहले ही पूरा नहीं हुआ तो दूसरा भी नहीं होगा। फिर हमारे पास लिस्ट आती हैं 2, एक आती है एक्सेप्टेबल ग्राउंड्स की और एक आती है नॉट एक्सेप्टेबल ग्राउंड की। एक्सेप्टेबल ग्राउंड क्या है, यानी कि ये वो 4 बातें हैं जहाँ पे सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी मानी जाती है, जहाँ पे सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी को हम कबूल करते हैं, हम मानते हैं। पहला क्या है, सब्जेक्ट मैटर इज डिस्ट्रॉयड, जिसके लिए काम करना था वो चीज़ ही अब अवेलेबल नहीं है। डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना था अब उसकी डेथ हो गई। तो वैसे रूल क्या है कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुके हैं तो कौन फुलफिल करेगा, लीगल, बट कहाँ तक करेंगे, स्टेट की प्रॉपर्टी तक, जो फौत हो गया उसकी प्रॉपर्टी तक। मगर यहाँ पे क्या होना ज़रूरी है, पर्सनल नेचर। तो अगर ऐसा हो और उसकी डेथ हो जाए तो फिर ये पूरा नहीं होगा। वॉर छिड़ जाए, क्या छिड़ जाए, वॉर छिड़ जाए, तो आपस में क्या बन जाएंगे, एलियन एनिमी। जब एलियन एनिमी बन गए तो ये पूरा नहीं होगा। या इफ़ दैट पर्टिकुलर थिंग जिसके पीछे कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, जो उसकी बेस थी, वो बेस ही ख़त्म हो जाए। भाई आपने एडमिशन लिया था पेपर पास करने के लिए, ICAP ने पेपर ही ख़त्म कर दिया, पेपर ही ख़त्म कर दिया, तो जो उसकी बेसिस थी, जो उसका मकसद था, जब वो मकसद ही फौत हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट भी एंटर नहीं होगा। हाँ, कुछ ऐसी बातें जो लॉ कहता है कि मैं इन बातों को कबूल नहीं करूँगा। पहली क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स डिफ़िकल्ट। अब वो आपके लिए फाइनेंशियली वायबल नहीं है, फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं है, इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है, तो अब आप उसको क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लॉ ख़त्म होने नहीं देगा, लॉ उसको पूरा करवा के रहेगा।
थर्ड पार्टी के डिफ़ॉल्ट, जहाँ से सामान आना था वहाँ से सामान नहीं आ रहा, अब आप कह रहे हैं कि यार ये ख़त्म कर दो, ये भी पॉसिबल जनाब नहीं है। स्ट्राइक लग गई, लॉकआउट लग गया, कोई भी और सिविल डिस्टर्बेंस हो गई, ये क्या होती है? मुल्क में हंगामा राई शुरू हो गई है, फड्डे शुरू हो गए हैं, एहतजाज हो रहे हैं, तो भी ये पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये एक लिस्ट ICAP क्रैमिंग में टेस्ट कर लेता है, दूसरी लिस्ट भी ICAP ने क्रैमिंग में टेस्ट की हुई है। इसके सिनेरियोज भी बनते हैं, इसके सिनेरियोज भी बनते हैं। फिर चैप्टर के स्टार्ट में अगर मैं आता हूँ तो मेरे पास परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में कुछ इसके एसेंशियल्स आते हैं। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड टेंडर। टेंडर क्या होता है कि एक बंदा परफॉर्म करने जा रहा है, चाह रहा है, उसको हम कहते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो हो गई है। और जो चाह रहा है वो क्या है? अटेम्प्टेड। अब अटेम्प्टेड को मैंने काउंट करना है या नहीं करना, ये डिपेंड करेगा कि ये फैक्टर्स मौजूद हैं या नहीं है। तो पहला फैक्टर क्या है? अनकंडीशनल। ऐसी परफॉर्मेंस जो आप देने लगे हैं उसमें कोई कंडीशन अटैच ना हो, प्रॉपर प्लेस प्रॉपर टाइम पे हो। अगर आप रात 2 बजे डिलीवरी देने के पहुंच जाएं और अगला बंदा एक्सेप्ट ना करे तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं तो डिलीवर करने गया था, मैंने तो अपनी परफॉर्मेंस अटैम्प्ट की थी, अगले बंदे ने कबूल नहीं की। रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी, दूसरे बंदे को आपने प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो उस सामान को चेक कर सके। सिर्फ सामान फेंक के नहीं आ जाना। अगर वो सामान उसको पसंद नहीं आया तो आपकी डिलीवरी काउंट नहीं होगी। और promisee must show an immediate opportunity of seeing that the thing offered is same as it was promised। जो प्रॉमिस की गई थी क्या वो चीज़ वही है या नहीं। एंड ऑफर टू वन जॉइंट promisee माना जाएगा कि आपने सबको ही क्या कर दिया है? ऑफ़र कर दिया। तो अगर मिल के कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, आप एक को ऑफ़र कर दें, इट मीन्स कि आपने सबको ऑफ़र कर दिया। तो एक्चुअल और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के ऊपर ICAP ने कई सवाल अपने केस स्टडी में रखे हैं। कई सवाल कहाँ पे रखे हुए हैं? इन केस स्टडी में रखे हुए हैं। तो ये आपने इम्पोर्टेंट की लिस्ट में डाल के इसको तैयार करना है। किस लिस्ट में डालना है दोस्त? इम्पोर्टेंट की लिस्ट में डाल के इसको तैयार कर लेना, हो जाएगा। अच्छा, चैप्टर 6 हमारा यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है। अब इसके पास पेपर्स ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल हैं। अब हम इससे आगे चलते हैं और अपने डे 3 सेशन 1 को मज़ीद आगे लेकर चलते हैं। तो डे 3 सेशन 1 में अब हमारे पास 6 का जो रिमेनिंग था वो हम लोगों ने पूरा कर लिया। अब इसमें जो प्लान में था मैंने थोड़ा सा प्लान चेंज किया है। चैप्टर 1 एंड 15, ये चैप्टर्स कौन से हैं? ये वो चैप्टर्स हैं जहाँ से आपको फॉर श्योर क्या आनी है? स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल की एक सीरीज़ आनी है। फॉर श्योर यहाँ से आपको कम से कम कितने नंबर की टेस्टिंग मिलेगी? आपको मिलेगी कम से कम टेस्टिंग 3 नंबर की, तो यहाँ से लाजमी मिलेगी ना। यानी कि इस चैप्टर नंबर 1 से अगर आप देख लें तो चैप्टर नंबर 1 से तो फॉर श्योर आपको 3 से 5 नंबर तक का सवाल आना ही आना। और इसी तरह जब हम चैप्टर नंबर 15 पे जाएंगे, चैप्टर नंबर 15 पे जाएंगे तो 5 से 7 नंबर तक का सवाल आ सकता है। तो यूँ समझ लें कि 3 से लेके 10 नंबर तो कहीं नहीं गए इन 2 चैप्टर्स को जोड़ के। और अगर आप पेपर पास करना चाहते हैं तो ये थ्योरी के चैप्टर्स आपने बड़े अच्छे से तैयार कर लेने हैं। अब अगेन इसमें समझाने वाला इतना नहीं है, बट हम इसको एक नए एंगल से देखते हैं। हम देखते हैं इसको with the help of questions। आपको सवाल शो हो रहे हैं? सवाल पढ़ें।
हाउ इज़ अ लॉ प्रोमलगेटेड व्हेन असेंबली इज़ नॉट इन सेशन? क्या ये लॉ डिफरेंट है फ्रॉम द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और उसका टेन्योर क्या है? टेक्निकली पूछना क्या चाह रहा है? पूछना क्या चाह रहा है बताएं? पूछना क्या चाह रहा है? एक्ट और ऑर्डिनेंस में डिफरेंस, एक्ट कैसे बनता है, वो ऑर्डिनेंस से कैसे फ़र्क है, पार्लियामेंट हो तो क्या बनता है, ना हो तो क्या बनता है, और उसका टेन्योर क्या है। अब अगर आपने चैप्टर को याद नहीं किया हुआ, जो कि नज़र आ रहा है याद नहीं किया हुआ, तो ये नंबर फजूल के हैं, ये आपके किसी काम नहीं आने वाले। ये 5 नंबर आप खो देंगे। डिफरेंस बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ, 4 या 6 नंबर का सवाल नहीं आता तो नंबर गए। अब जब मुझे पता है एग्ज़ाम में जाने से पहले कि ये चैप्टर से फॉर श्योर स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आना ही आना, तो मैं क्यों नंबर लूज़ करूँ? क्या मेरा लूज़ करना बनता है? वहाँ पे नहीं बनता। अब ये देखें, स्टैचू और ऑर्डिनेंस में फिर से फ़र्क मांग लिया। क्या मांग ली है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब यहाँ से भी अगर आपने इसको ठीक से क्राइम किया हो तो नंबर आपको मिलेंगे। मैं दिखाना ये चाह रहा हूँ कि कई दफ़ा सवाल रिपीट भी करेगा। अब जैसे ये सवाल यहाँ पे रिपीट होगा, ये देखें, ये कब आया? ऑटम 2022 में। ये कब आया? स्प्रिंग 15 में। अच्छा, उसने ऊपर पूछा था ऑर्डिनेंस कैसे बनता है, एक्ट कैसे बनता है। अब ये देखें, यहाँ पे दोबारा से पूछ लिया। पाकिस्तान में कौन से लॉ काम करें, दोबारा से पूछ लिया। असेंबली कैसे कायम होती है, फिर अगेन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो आप कुछ भी ना करें, कुछ भी ना करें, चैप्टर 1 को पकड़ के उसके सवाल ही 4 दफ़ा लिख लेंगे तो तब भी आपकी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि इसने सवाल बनाने कहाँ से हैं? राइट फ्रॉम पास्ट पेपर्स। ये और कहीं नहीं जाता, क्योंकि इसने सब कुछ टेस्ट कर लिया हुआ है। इस चैप्टर में से जो जो चीज़ें टेस्ट होने वाली हैं वो ऑटोमेटिकली इस वक्त कहाँ पे टेस्ट हो चुकी हुई हैं? पास्ट पेपर्स में हो चुकी हुई हैं। तो कुछ नया नहीं है, देयर इज़ नथिंग न्यू। इसी तरह चैप्टर नंबर 15 की बात भी कर लेते हैं। ये रिसेंटली ऐड हुआ था। इसमें एक टॉपिक कौन सा है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का। एक टॉपिक कौन सा है? आर्बिट्रेशन का। तो कभी उससे पावर्स पूछ लेगा। सब देखें, पावर्स यहाँ भी पूछे हैं ऑटम 22 में, और दोबारा कब पूछे हैं? ऑटम 23 में। बिल्कुल 1 साल के बाद सेम सवाल सेम नंबर के लिए रिपीट हो गया। तो ये 5 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर ये लूज़ होने वाले नंबर नहीं है। कम से कम 10 नंबर, कम से कम 10 नंबर की गेम सीधी सीधी है। अगर आप रीसेंट पेपर भी जाके देखें, अभी खोल लेते हैं, लेट्स ओपन द रीसेंट पेपर। तो आपको मैं मज़ीद पक्का कर देता हूँ। ये देखिए, तो सवाल नंबर कौन सा है और नंबर कितने हैं? 7। पहला सवाल किसका है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। कहाँ से उठाया? पास्ट पेपर से उठाया। उसके बाद सवाल किसका आ गया? एंटी मनी का। तो अब हो सकता है कि आपके अटेम्प्ट में कौन सा आ जाए? आर्बिट्रेशन का सवाल आ जाए, और ये तो फॉर श्योर आना ही आना है। तो 3 से लेके 5 तक यहाँ पे है, 5 से लेके 7-8 तक यहाँ पे है। तो यूँ समझ लें कि 3 से लेके 10, तो 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, ये फॉर श्योर है। आप इसको लूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह ये देखें, डिफरेंस बिटवीन कंटिंजेंट एंड वेजरिंग। डिस्कस हु मे बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट। तो जो हमारे पास 5 है, 8 है, 9 है, 10 है, वहाँ से भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड की सीरीज़ चल सकती है। फिर एक सवाल अगर आपने गौर किया हो
मैं करवा देता हूँ। पार्टनरशिप से एक लंबा सवाल आ जाना, क्योंकि अब जब इसने सिलेबस को इस तरीके से क्लासीफाई किया है तो पार्टनरशिप के टेस्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। 4+3 7, 7+4 11, तो 10 से लेके 12 नंबर तक आप पार्टनरशिप के एरिया से भी क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट करके जाइएगा एग्ज़ाम में। कभी कभी एक ही लंबा सवाल बनाता है, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है, तो कुछ एरिया चैप्टर 11 से आंसर हो रहा होता है, कभी 12 से, कभी 13 से, और कभी कभी वो डिफरेंट सवाल ही बना देता है। तो कल जो हम लोग सेशन करेंगे पार्टनरशिप का, उसमें हम लोग सवाल कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम कर लें, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। इसी तरह फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये देख रहे हैं आप, 7 नंबर, ये कितने का है, 6 नंबर, तो ये आ सकता है। हाँ, इसमें क्या नहीं टेस्ट किया इसने, नेगोशिएबल। हो सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ 3 से 5 नंबर कम करके इस दफ़ा क्या टेस्ट कर ले, नेगोशिएबल। तो यू नेवर नो कि क्या आ जाए, तो आपने कुछ भी एग्ज़ाम में छोड़ के नहीं जाना। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, वो कहते हैं यार हमने तो बड़ा अच्छा तैयार कर लिया, क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें बड़ा अच्छा आता है, कंपनी लॉ मैं जनाब पेपर पास कर लूँगा, ये 50 नंबर मुझे आते हैं, ये 20-30 नंबर मुझे आते हैं, 70 नंबर मुझे आते हैं, 50 तो आ ही जाएंगे। नहीं आते। आप 30 जो छोड़ के जा रहे हैं ना, इसमें से कम 20 आप ले सकते थे पास होने के लिए, और वो अब आपने गंवा दिए, वो अब आपने छोड़ दिए। तो अभी भी टाइम है, अगर आप अपना किबला आज भी दुरुस्त कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अपने आप को सीधा पदरा कर लें, क्या कर लें, सीधा पदरा कर लें। अब अगर मैं बात करूं इम्पॉर्टेंट एरियाज़ की फ्रॉम चैप्टर नंबर 15, तो चैप्टर 15 शुरू होता है मनी लॉन्ड्रिंग की बेसिक बातों से। इसको आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ स्किम करना है और कुछ नहीं करना। सिर्फ इसको जनरल रीडिंग देनी है और कुछ भी इसको देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नीचे जो डेफिनेशन आ रही है ये उसने पहले पूछी हुई है, तो वो कभी भी ये डेफिनेशन 5 नंबर के लिए, 7 नंबर के लिए तो खैर अब ज़्यादा हो जाएगी, 4 से 6 नंबर के लिए वो टेस्ट कर सकता है। ये डेफिनेशन किस चीज़ की, डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये पूरी याद करनी है, ये आपने वर्ड बाय वर्ड याद करनी है, उसको छोड़ना नहीं है तैयारी करते हुए। इसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन कभी भी 3 नंबर के लिए पूछी जा सकती है, किसी भी अटैम्प्ट में 3 नंबर का सवाल, 4 नंबर का सवाल पक्का है, और ये भी आपने बाय हार्ट याद करनी है। किस तरह याद करनी है, बाय हार्ट, दिल से याद करनी है। हाँ, इसके पनिशमेंट 2 नंबर के लिए टेस्ट हुए हैं, दोबारा हो सकते हैं। कंपनी के केस में क्या मामला आता है, ये भी 2 नंबर के लिए टेस्ट हो चुके हैं। तो इंसान के केस में क्या है, कम से कम 1 साल, एक्सटेंडेबल टू 25 मिलियन, और जो भी आपने कमाया वो वापस करना पड़ेगा। कंपनी के केस में नुकसान कहाँ तक जाएगा, 100 मिलियन तक, और जो भी कंपनी के साथ अटैच था वो भी सज़ा का मुस्तहिक होगा। फिर नीचे आ जाएंगे इसमें आर्बिट्रेशन में, तो यहाँ पे ये डेफिनेशन किसी भी अटैम्प्ट में वो पूछ ले, व्हाट इज़ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, व्हाट इज़ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, रेफरेंस किसे कहते हैं, अंपायर किसे कहते हैं, ये 2 नंबर के लिए कोई भी डेफिनेशन वो कभी भी टेस्ट कर सकता है। फिर इसकी प्रोविजंस आपको आनी चाहिए। अगेन ये प्रोविजंस भी 5 नंबर तक बड़ी आसानी से पूछी जा सकती हैं। और एंड में क्या लिखी हुई है, पावर्स, ये 4-5 बातें वो 2 दफ़ा ऑलरेडी पूछ चुका है कंसेक्यूटिव अटैम्प्ट्स के अंदर, दोबारा भी पूछ सकता है, उसको कोई रोक सकता है नहीं। तो वो तो किसी भी अटैम्प्ट में ये सवाल दोबारा से लेके आ सकता है। तो तैयारी करने जब बैठे आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर्स लाजमी आने हैं। इसी तरह इफ़ आई टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो जो केस स्टडीज़ हैं चैप्टर 4 से बनेगी, 6 से बनेगी, 7 से बनेगी, 9 से बनेगी, और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड एरिया आ सकता है
वो रिमेनिंग 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 8 से आ सकता है, 10 से आ सकता है। हाँ, इसमें 2, 3 को यूज़ करके वो एक टाइप 2 सवाल भी खड़ा कर सकता है। 2, 3 को यूज़ करके वो क्या कर सकता है, टाइप 2 सवाल भी पूछ सकता है। तो तैयारी करते हुए आपको पता होना चाहिए कि आपकी असल गेम किधर है, असल स्ट्रेटजी क्या है। जब आपकी स्ट्रेटजी ही सही नहीं होगी तो आप नंबर भी हासिल नहीं कर पा रहे होंगे। तो अपने आप को दुरुस्त कर लेंगे तो फ़ायदा किसका है, आपका ही है। लें जी, इसके साथ हम सेशन को एंड करते हैं, बल्कि मैंने ये लिखा भी था, इसको पढ़ लें। ऑल दीज क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस जो मैंने ऊपर अभी आपको दिखाए, ये सारे आर प्योर थ्योरी बेस्ड एंड स्टूडेंट शुड प्रिपेयर चैप्टर 1 and 15 विद हार्ड या बाय हार्ड सो दैट दे शुड नॉट लूज मार्क्स इन एग्जाम। 3 से 8 तक का पूछ लेगा। क्लियर होगी बात? लें जी, सेशन 1 यहाँ पे एंड करते हैं। सेशन 2 शुरू करते हैं किसके साथ, नेगोशिएबल के साथ, विद इन 5 मिनट्स इंशाल्लाह।